बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। गांव की कच्ची गलियों में शाम के वक्त एक अलग ही खामोशी फैल जाती थी। दूर कहीं दरख्तों पर बैठे परिंदे आखिरी बार चहचहा रहे थे, जैसे सूरज के डूबने से पहले दुनिया को अलविदा कह रहे हों। हवा में मिट्टी की महक थी और कहीं दूर किसी के घर की चिमनी से निकलता हुआ धुआं आसमान में फैल रहा था। मैं सहन में बैठी अब्बू के लिए चाय बना रही थी जब अचानक गली में शोर उठा। जल्दी आओ, अब्दुर्रहमान चाचा बेहोश हो गए, किसी की घबराई हुई आवाज सुनाई दी। मेरे हाथ से चाय का कप छूटते छूटते बचा। अब्दुर्रहमान चाचा यानी मेरे अब्बू। मैं भागती हुई दरवाजे तक पहुंची तो देखा मोहल्ले के कुछ लोग अब्बू को सहारा देकर घर की तरफ ला रहे थे। उनका चेहरा जर्द पड़ा हुआ था, सांसें बेतरतीब थी और एक हाथ बेजान सा उनके पहलू में लटक रहा था। अब्बू, मेरी चीख निकली और मैंने आगे बढ़कर उनका हाथ पकड़ा। वो कुछ बोलना चाह रहे थे मगर अल्फाज टूट रहे थे। मोहल्ले की औरतें मेरी मां को संभालने लगी जो हक्का बक्का खड़ी थी। मैंने जल्दी से पानी लाकर अब्बू के लबों से लगाया मगर उनके होंठ कपकपा रहे थे। मेरे अंदर एक अजीब सा खौफ फैलने लगा। गांव के हकीम ने उन्हें देखा और गहरी सांस ली। फालिज का हमला हुआ है, यह सुनकर जैसे जमीन पैरों के नीचे से खिसक गई। अब्बू जो हमेशा घर के सबसे मजबूत सतून थे, आज बेबस बिस्तर पर पड़े थे। उनको चलने फिरने और बोलने में दिक्कत हो रही थी और सबसे ज्यादा तकलीफ दे बात यह थी कि अब वो काम करने के काबिल नहीं रहे थे। हमारी जिंदगी हमेशा से सादा रही थी मगर अब्बू की मजदूरी से घर का गुजारा हो जाता था। वो हवेली में बरसों से मुलाजिम थे, सुबह सवेरे जाकर रात गए वापस आते। अगर वो ही न रहे तो हम गुजारा कैसे करेंगे। मां सर पकड़कर बैठी थी और मैं खामोशी से अब्बू के पास बैठी उनका हाथ दबा रही थी। दिल में सिर्फ एक ही बात गूंज रही थी, अब आगे क्या होगा। अगली सुबह मैंने फैसला कर लिया था। मैंने मां के सामने नजरें झुकाई और आहिस्ता से कहा, मां, मुझे हवेली जाना होगा। अब्बू अब काम नहीं कर सकते, मैं जाकर उनकी जगह ले लूंगी। मां के चेहरे का रंग उड़ गया। क्या कह रही हो ज़ारा? उनकी आवाज में गुस्सा और बेबसी दोनों शामिल थे। तुम एक लड़की हो, हवेली में नौकरी कैसे कर सकती हो? नौकरानी बनकर दूसरों के घरों में काम करना। मैं जिंदा हूं और तुम ये सोच रही हो? मां, कोई और रास्ता नहीं है। मैंने इल्तिजा की। घर में राशन कम हो रहा है, दवाइयों के लिए पैसे नहीं है। और अब्बू? मैंने आंखों से आंसू पूछे। अब्बू को अगर हवेली की नौकरी ना मिली होती तो आज तक हमें पाल रहे होते। मैं भी कोई गलत काम नहीं कर रही, बस उनकी जगह काम करने जा रही हूँ। माँ ने गुस्से से मेरी कलाई पकड़ी। तुम्हें मालूम है लोग क्या कहेंगे? लोग रोटी नहीं खिलाते माँ। मेरी आवाज पहली बार ऊंची हुई। अब्बू को कुछ हो गया तो हम भूखे मर जाएंगे। क्या ये लोग तब आकर हमें खाना देंगे? माँ का चेहरा सख्त रहा मगर उनकी आंखों में आंसू झिलमिलाते देखे। मैंने नरमी से उनका हाथ थामा। मुझे जाने दो माँ, ये मजबूरी है, मेरी जिद नहीं। मैंने गहरी सांस ली, फिर अपना हाथ छुड़वाया और चेहरा दूसरी तरफ फेर लिया। उनकी खामोशी मेरे लिए इजाजत थी। हवेली के बड़े दरवाजों के सामने खड़ी थी मैंने एक पल के लिए गहरा सांस लिया। ये वही जगह थी जहां बरसों से अब्बू आते जाते रहे थे, जहां की हर ईंट उनके कदमों की चाप से वाकिफ थी। मगर आज मैं यहाँ एक नई पहचान के साथ आई थी। दरवाजा बजाया तो अंदर से एक बूढ़ी मुलाजमा ने झांका। उसकी आंखों में हैरानी थी। ज़ारा, तुम यहाँ? अब्बू की तबीयत ठीक नहीं है, मैंने हल्की आवाज में कहा। मैं उनकी जगह काम करने आई हूँ। उसने मुझे हैरानी से देखा, फिर सर हिला दिया। अंदर आ जाओ, बेगम साहिबा से बात करनी होगी। मेरी उंगलियां मुट्ठी में भिज गईं। अब्बू की जगह लेना आसान नहीं था मगर मैं तैयार थी। हवेली के दरवाजे पर कदम रखते ही एक अजीब सी घुटन ने मेरे वजूद को जकड़ लिया। ऊंची दीवारें, लंबे बरामदे और कहीं दूर से आती हुई हवा की सरसराहट, सब कुछ जैसे किसी पुराने ख्वाब का हिस्सा हो। अंदर दाखिल होते ही मालकिन ने मुझे घूर कर देखा और बोली, यहाँ आओ। मालकिन ने सख्त लहजे में कहा। मैंने सर झुकाकर इस बात में सर हिलाया और आगे बढ़ गई। अब्बू के बीमार होने के बाद घर चलाने के लिए मेरे पास कोई और रास्ता नहीं बचा था। हवेली के मालकिन के बारे में मैंने बहुत कुछ सुन रखा था, सख्त गिर, उसूल पसंद और गुस्से की तेज। मगर ये सब मेरे लिए कोई मायने नहीं रखता था। मुझे बस काम चाहिए था, किसी भी कीमत पर। डगमगाते कदमों से मैं मालकिन के करीब जमीन पर ही बैठ गई। नाम क्या है तुम्हारा? ज़ारा। काम कर लोगी? जी ठीक है, हाथ से तुम यहाँ काम करोगी। ये कहकर उसने नजरें हटाई जैसे मैं किसी आम चीज की तरह हूं। मैंने एक गहरा सांस लिया। शुक्र था कि बात ज्यादा नहीं बढ़ी, मगर उस लम्हे कुछ ऐसा हुआ जो मेरे हवास मुअत्तल कर देने के लिए काफी था। दुल्हन, मेरी रीढ़ की हड्डी में सर्द लहर दौड़ गई। एक नौजवान लड़का, लंबा कद, बेतरतीब बाल और अजीब सी चमकली आंखें, वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। उसकी मुस्कुराहट में मासूमियत थी मगर कुछ ऐसा भी था जिसे मैं बयान नहीं कर सकती थी। दुल्हन, मेरी दुल्हन। मेरी जबान गंग हो गई। मैंने जल्दी से नजरें चुराई
और मालकिन की तरफ देखा, मगर उनका चेहरा सख्त था। वो फौरन उठ खड़ी हुई और तेज कदमों से उस लड़के की तरफ बढ़ी। हमाद, अंदर आ जाओ। मगर वो नहीं रुका। उसकी नजरें मेरी आंखों में पैबस्त थी, जैसे वो मुझे बरसों से जानता हो, जैसे मैं वाकई उसकी दुल्हन हूं। मालकिन ने एक मुलाजिम को इशारा किया। वो फौरन आगे बढ़कर हम्माद को जबरदस्ती अंदर ले गया। उसके होंठों पर वही अल्फाज मचल रहे थे, दुल्हन, मेरी दुल्हन। मैं सकते में खड़ी रही। ये सब क्या था? हवेली के माहौल में पहले ही एक अजीब सी पुरस्रारियत थी, मगर ये लड़का, ये तो जैसे किसी और ही दुनिया में था। एक मुलाजमा मेरे करीब आई। उसकी आंखों में खौफ था। ध्यान रखना बीबी, जो तुमने आज देखा वो यहीं खत्म नहीं होगा। मैंने सवालिया नजरों से उसे देखा, मगर उसने कोई जवाब नहीं दिया, बस एक सरदा भरी और चली गई। मैंने गर्दन मोड़कर उस लंबे दरवाजे की तरफ देखा जहां हम्माद को ले जाया गया था। वो दरवाजा धीरे से बंद हो गया, मगर मेरे दिल में कई सवालों के दरवाजे खुल गए। हवेली में मेरा पहला दिन ही अजीब था, मगर अगली सुबह जैसे कुछ और ही कहानी लेकर आई थी। मैंने काम में मसरूफ रहने की कोशिश की, मगर जहन बार बार हम्माद के अल्फाज में उलझ रहा था। दुल्हन, मेरी दुल्हन। वो नजरों में एक अजीब सा खुमार लिए मुझे देख रहा था, जैसे मैं वाकई उसकी कोई खोई हुई चीज हूं। किचन में दाखिल होते ही मुलाजमीन की सरगोशियां बंद हो गईं। सबकी नजरें मुझ पर उठी और फिर फौरन झुक गई। मैंने नजरअंदाज करने की कोशिश की और बर्तन धोने में मसरूफ हो गई, मगर मुझे महसूस हो रहा था कि मेरे आसपास खौफ की एक लहर सी दौड़ रही है। ये सब पहले भी हो चुका है। एक मध्यम सरगोशी मेरे कानों में पड़ी। मैंने पलट कर देखा तो एक बूढ़ी मुलाजमा चूल्हे के करीब खड़ी थी। झुर्रियों से भरा उसका चेहरा, आंखों में अजीब सी वहशत, जैसे माजी के किसी डरावने लम्हे को फिर से जी रही हूं। मैंने नजरें चुराई और फर्श की सफाई में मसरूफ हो गई, मगर अंदर ही अंदर मेरे हाथ लड़स रहे थे। ये सिर्फ तुम्हारे साथ होता है। एक और सरगोशी करीब से आई। मैंने देखा तो दो मुलाजमाएं आपस में सरगोशी कर रही थी। जैसे ही मेरी नजर उन पर पड़ी, वो फौरन चुप हो गई और तेजी से काम में लग गई। क्या ये सब मेरा वहम था? नहीं, कुछ न कुछ तो था जो सब जानते थे, मगर कोई बोलने को तैयार नहीं था। दोपहर को मैं सहन में सफाई कर रही थी जब एक साया मेरे करीब से गुजरा। मैंने नजर उठाई तो देखा कि हम्माद बालकनी में खड़ा था, नीचे झुककर मुझे देख रहा था। आंखों में वही चमक, होंठों पर वही बेतरतीब मुस्कुराहट। दुल्हन, मेरी रीढ़ की हड्डी में एक सर्द लहर दौड़ गई। इससे पहले कि मैं कुछ कह सकती, एक मुलाजमा जल्दी से मेरे करीब आई और मेरे हाथ से झाड़ू ले ली। जाओ, तुम्हें मालकिन बुला रही है। उसके लहजे में घबराहट थी। मैंने हैरत से उसे देखा, मगर वो नजरें नहीं मिला रही थी। मैंने पलटकर बालकनी की तरफ देखा, मगर हम्माद जा चुका था। शाम को जब काम खत्म करके मैं बावर्ची खाने में पानी पीने गई तो वही बूढ़ी मुलाजमा मेरे करीब आई। उसकी सांस तेज थी, जैसे कोई बहुत बड़ा बोझ सीने में दबा रखा हो। संभल के रहना बेटी, जो तुम्हारे साथ हो रहा है वो पहले भी किसी के साथ हो चुका है। मेरा दिल जोर से धड़का। कौन? मेरी आवाज सरगोशी में बदल गई। बूढ़ी मुलाजमा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे यकीन कर रही हूं कि कोई सुन न ले। फिर धीरे से बोली। वो भी हम्माद की दुल्हन थी। फिर अचानक उसकी आंखों में खौफ उभरा। वो खामोश हो गई और जल्दी से वहां से चली गई। मेरा सांस रुकने लगा था। ये हवेली, ये लोग और हम्माद, सब कुछ एक गहरे राज में डूबा हुआ था और मैं इस राज के बहुत करीब पहुंच चुकी थी। सुबह काम में मसरूफ थी कि अचानक हवेली की मुलाजमा ने आकर कहा, मालकिन बुला रही हैं। अभी फौरन दिल जोर से धड़का। 2 दिन से हवेली का माहौल पहले ही अजीब हो रहा था और अब मालकिन ने यूं अचानक बुलाया था। हाथ पहुंचकर सीधे उनके कमरे की तरफ बढ़ गई। कमरे में दाखिल होते ही नजर सामने बैठी मालकिन पर पड़ी। उनके चेहरे पर सख्ती थी, जैसे कोई फैसला कर चुकी हो। उन्होंने सर से पैर तक मुझे घूरा और कुर्सी पर बैठने का इशारा किया। जो हो रहा है मैं सब देख रही हूँ। उनकी आवाज बर्फ जैसी सर्द थी। मैं नहीं चाहती कि तुम हम्माद के करीब जाओ, समझे तुम? मैंने चौंक कर उन्हें देखा, लेकिन मैं कोई अगर मगर नहीं। वो कुर्सी से उठ खड़ी हुई। हम्माद बीमार है, उसका दिमाग ठीक नहीं। अगर वो तुम्हें कुछ कहे या बुलाए तो नजरअंदाज कर देना, वरना तुम्हारे लिए बेहतर नहीं होगा। यह आखिरी जुमला धमकी था या तंबी, समझ नहीं पाई। मेरे हाथ बर्फ की तरह सर्द हो गए। उनके चेहरे पर एक ऐसा खौफ था जो शायद मुझसे ज्यादा खुद उनके अंदर पल रहा था। जाओ, उनकी सख्त आवाज गूंजी और मैंने फौरन दरवाजा खोलकर बाहर कदम रखा। पूरा दिन अजीब सी उलझन में गुजरा। हम्माद मुझसे क्यों ऐसे पेश आ रहा था और मालकिन इतनी खौफजदा क्यों थी? मुलाजमीन की खामोशी मजीद बढ़ गई थी, जैसे सब कुछ जानते हो मगर जबान पर ताले लगा रखे हों। मैं बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी कि एक मुलाजमा मेरे करीब आई। वो उम्र में मुझसे बड़ी थी, चेहरे पर थकन और आंखों में एक दबा हुआ खौफ। यहाँ आओ, उसने धीरे से कहा। मैंने बर्तन छोड़े और उसके साथ बावर्ची खाने के कोने में जाकर खड़ी हो गई। वो मेरे करीब झुकी, उसकी सांसें लरस रही थी। ये सब पहले भी हो चुका है। उसकी सरगोशी सुनकर मेरे अंदर एक सनसनी दौड़ गई।
सालों पहले एक लड़की, वो भी यहाँ नौकरानी थी, और हमाद ने उसे भी दुल्हन कहकर पुकारा था। मेरे हाथ लरस गए। फिर क्या हुआ? मैंने बमुश्किल अल्फाज निकाले। फिर वो कुछ कहने ही वाली थी कि अचानक दरवाजे पर आहट हुई। हम दोनों ने चौंक कर देखा। मालकिन दरवाजे पर खड़ी थी। उनकी नजरें बिल्कुल हम पर जमी थी। मुलाजमा ने फौरन नजरें झुका ली और चुप हो गई। क्या हो रहा है यहाँ? मालकिन की सर्द आवाज गूंजी। मेरे हलक में कांटे चुभने लगे। मुलाजमा ने बिना कोई जवाब दिए तेजी से वहां से निकलने में आफियत समझी। मालकिन की नजरें मुझ पर जमी थी। वो कुछ नहीं बोली, मगर उनकी खामोशी ही मेरे लिए वार्निंग थी। मैं जान गई कि इस हवेली में कुछ ऐसा था जो शायद मुझे कभी जानने की इजाजत ना दी जाती। हवेली के पुराने कमरों की सफाई का काम मिला था। ये कमरा शायद सालों से बंद था। फर्श पर मिट्टी की एक मोटी तह जमी हुई थी। पुराने लकड़ी के संदूक, बंद अलमारियां और दीवारों पर लटकते हुए जंग आलूद फ्रेम, सब कुछ जैसे एक भूली बिसरी याद की तरह खामोश खड़ा था। झाड़ू चलाते हुए एक कोने में रखा बड़ा संदूक नजर आया। उस पर गर्द की तह जमी हुई थी। हाथ से मिट्टी झाड़कर ढक्कन उठाया तो अंदर कपड़ों के कई जोड़े, कुछ जेवरात और एक बहुत ही खूबसूरत दुपट्टा रखा था। मैंने नरमी से उसे उठाया। सुर्ख रंग का रेशमी कपड़ा जिसके किनारों पर सुनहरी कढ़ाई थी, मगर सबसे ज्यादा चौंका देने वाली चीज वो नाम था जो उस पर कढ़ा हुआ था, हम्माद। मेरी सांस अटक गई। दुल्हन का दुपट्टा और हम्माद का नाम, ये किसका था? यह सवाल दिमाग में बिजली की तरह लपका। हाथ कांपने लगे। मैं दुपट्टा पकड़े खड़ी थी कि पीछे से किसी के कदमों की चाप सुनाई दी। तेजी से पलटी तो देखा हम्माद दरवाजे पर खड़ा था। आंखों में वही पुरस्कार चमक, चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कुराहट। दुल्हन, उसके लबों से सरगोशी निकली। मेरा दिल जोर से धड़का। मैंने दुपट्टा पीछे छुपाने की कोशिश की, मगर उसकी नजरें पहले ही उसे देख चुकी थी। वो आहिस्ता आहिस्ता मेरे करीब आने लगा, जैसे किसी ख्वाब में चल रहा हो। तुम मेरी दुल्हन हो ना? उसकी आवाज में एक अजीब सा यकीन था। मैंने पीछे हटने की कोशिश की, मगर संदूक से टकरा गई। दुपट्टा मेरे हाथ से फिसलकर जमीन पर गिर गया। हम्माद की नजरें उस पर चमक गई और अगले ही लम्हे वो झुककर उसे उठा चुका था। ये तुम्हारा है ना? मैं जानता था तुम आओगी, तुम वापस आओगी। उसके हाथ कांप रहे थे, जैसे बरसों की कोई खोई हुई चीज उसे मिल गई हो। मेरी रीढ़ की हड्डी में खौफ की एक सर्द लहर दौड़ गई। मैंने आहिस्ता से कदम पीछे हटाए। नहीं, ये मेरा नहीं है। मेरी आवाज लरस रही थी। हम्माद ने गर्दन झुकाई, दुपट्टा सीने से लगाया और धीरे से आंखें बंद कर ली। फिर अचानक उसने नजरें मुझ पर गाड़ दी, जैसे किसी गहरे भेद को देख रहा हो। तुम्हें याद नहीं? उसने सरगोशी की। दरवाजे पर आहट हुई। मैंने तेजी से पीछे देखा। एक मुलाजमा खड़ी थी, चेहरे पर खौफ। बीबी, बाहर आ जाए। उसकी आवाज कपकपा रही थी। मैंने फौरन दरवाजे की तरफ कदम बढ़ाए। हम्माद अब भी दुपट्टा पकड़े खड़ा था, आंखों में एक दीवानगी लिए हुए, जैसे वो किसी और ही वक्त में जी रहा हो। एक ऐसी हकीकत में जो मेरे लिए अभी भी एक मुअम्मा थी। हवेली की पुरानी अलमारी की सफाई करते हुए लकड़ी के एक पुराने दराज पर नजर पड़ी। दराज जंग आलूद था और बमुश्किल खुल रहा था। मैंने जोर लगाकर उसे खींचा तो अंदर कुछ पुराने कागजात और बोसीदा किताबें रखी हुई थी। हाथ बढ़ाकर कागजात को एक तरफ किया तो नीचे मिट्टी से अटी हुई एक तस्वीर नजर आई। मैंने गर्द झाड़कर तस्वीर को गौर से देखा। ये किसी शादी की तस्वीर थी, जिसमें एक दुल्हन खड़ी थी। लिबास भारी था, जेवरात चमक रहे थे, मगर चेहरा धुंधला था, जैसे किसी ने जानबूझकर मिटा दिया हो या वक्त के साथ तस्वीर खराब हो गई हो। मेरे दिल की धड़कन लम्हा भर को रुक गई। दुल्हन के धुंधले खदुखाल में कुछ ऐसा था जो अजीब तौर पर जाना पहचाना महसूस हो रहा था। मैंने अपनी उंगलियां तस्वीर के किनारों पर फेरी, जैसे छूने से कुछ याद आ जाएगा। दिल में एक इस्तराब सा उठने लगा। ये कौन थी और इसका चेहरा? रोशनी के करीब जाकर दोबारा तस्वीर देखी। जितना गौर करती उतना ही यह एहसास गहरा होता जा रहा था कि यह चेहरा मुझसे मिलता जुलता है। बालों का अंदाज, नाक की बनावट, होंठों की मेहराब, सब कुछ मेरे चेहरे जैसा क्यों महसूस हो रहा था। मेरे हाथ कांपने लगे। क्या यह मेरा वहम था या वाकई मेरी कोई छवि यहाँ कभी थी? ये सब पहले भी हो चुका है। अचानक वही सरगोशी याद आई जो मुलाजमा ने चंद रोज पहले कही थी। मेरे जहन में सवालात का तूफान उठने लगा। अगर ये दुल्हन मुझसे मुशाबा थी तो क्या इसका कोई ताल्लुक मुझसे था? ये तस्वीर यहाँ क्यों रखी गई थी? और अगर ये माजी की कोई कहानी थी तो हवेली के लोग इसे छुपाने की कोशिश क्यों कर रहे थे? दूर बरामदे में किसी के कदमों की आवाज सुनाई दी। मैंने जल्दी से तस्वीर को तह किया और अपने दुपट्टे के पल्लू में छुपा लिया। यह राज सिर्फ मेरा था, अभी के लिए। बाहर निकलते वक्त मेरे कदम खुद ब खुद उस कमरे की तरफ मुड़ गए जहां हम्माद अक्सर बैठा रहता था। मुझे नहीं मालूम था कि मैं वहां क्यों जा रही थी, मगर कहीं ना कहीं मेरे दिल में यह एहसास जाग रहा था कि इस तस्वीर का जवाब शायद सिर्फ हम्माद के पास था। हवेली की फिजा सुनसान थी। सब लोग किसी करीबी रिश्तेदार की शादी में गए हुए थे।
सिर्फ चंद मुलाजिम और मैं बाकी थे। बाहर सैन में हवा के झोंकों से दरख्तों की शाखें सरसरा रही थी और कहीं दूर उल्लू की आवाज गूंजी। मैं अपने कमरे में खामोश बैठी पुरानी तस्वीर को घूर रही थी। उस तस्वीर ने मेरे अंदर एक अजीब सी बेचैनी पैदा कर दी थी। कुछ था जो मेरे सामने था, मगर मैं समझ नहीं पा रही थी। दरवाजा हल्की सी चरचराहट के साथ खुला। दिल की धड़कन तेज हो गई। सामने हम्माद खड़ा था, हाथ में वही तस्वीर पकड़े, आंखों में एक अजीब सी रोशनी, चेहरे पर एक मुस्कुराहट जो मासूम भी लग रही थी और खौफनाक भी। दुल्हन, वो सरगोशी के अंदाज में बोला और आहिस्ता आहिस्ता अंदर आ गया। मेरी उंगलियां मुट्ठी में भिज गई। ये देखो, उसने तस्वीर आगे की। ये तुम हो ना? रोशनी में तस्वीर ज्यादा साफ नजर आ रही थी। दुल्हन का चेहरा अभी भी धुंधला था, मगर अब मुझे लगने लगा था कि शायद वाकई वो मेरी ही कोई छवि है। ये तुम्हारी है? तुम मेरी दुल्हन हो? हम्माद का लहजा जिद्दी था। उसने मेरा हाथ पकड़ लिया। गिरफ्त सख्त थी, जैसे वो किसी ख्वाब को हकीकत में बदलने पर बजिद हो। हम्माद, छोड़ो मुझे। मैंने अपना हाथ खींचने की कोशिश की, मगर वो मजबूती से थामे रहा। नहीं, मैंने तुम्हें खो दिया था, मगर तुम लौट आई हो। उसकी सांसें बेतरतीब थी, आवाज कांप रही थी। सबने कहा था कि तुम चली गई हो, मगर मैं जानता था कि तुम वापस आओगी। मेरी सांस फूलने लगी। मैंने घबराकर दरवाजे की तरफ देखा, मगर हम्माद दरवाजे के करीब था। हम्माद, मैं कोई दुल्हन नहीं हूं। मेरी आवाज कांप रही थी। झूठ, वो धाड़ा, और अचानक उसकी आंखों में गुस्से की एक लपक उभरी। सब झूठ कहते हैं, तुम मेरी हो। एक लम्हे के लिए मुझे लगा कि मैं फंस चुकी हूं। हवेली में कोई और नहीं था और हम्माद का जुनून अपनी हदें पार कर रहा था। मैंने वादा किया था ना कि तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, वो नरमी से बोला, जैसे किसी गुमशुदा याद में खो गया हो। हमारी शादी हुई थी ना, तुमने मेरा हाथ थामा था ना। उसकी उंगलियां मेरी कलाई पर मजीद सख्त हो गई। अचानक बाहर से किसी के कदमों की आवाज आई। शायद कोई मुलाजिम आ रहा था। हम्माद का ध्यान बढ़ते ही मैंने झटके से अपना हाथ छुड़ाया और पीछे हट गई। हम्माद ने हैरानी से मुझे देखा, जैसे समझ नहीं पा रहा कि मैं भाग क्यों रही हूं। दरवाजे पर दस्तक हुई और मैंने लम्हा जाया किए बगैर आगे बढ़कर दरवाजा खोल दिया। मुलाजमा खड़ी थी, चेहरे पर परेशानी। बीबी, सब लोग वापस आ रहे हैं। मैंने तेजी से पीछे देखा। हम्माद खामोश खड़ा था, मगर उसकी आंखों में वही वहशत बाकी थी, जैसे एक कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि अभी शुरू हुई थी। रात का खाना खत्म हो चुका था और मैं बर्तन समेटने के बाद बावर्ची खाने के करीब वाले सहन में आई तो मुलाजमीन की धीमी सरगोशियां सुनाई देने लगी। रोशनी कम थी और दीवार के साए में खड़े दो मुलाजिम कुछ बात कर रहे थे। ये पहले भी हो चुका है। एक की मध्यम आवाज सुनाई दी, अगर उसे हकीकत पता चल गई तो? दूसरे ने जल्दी से कहा। मेरे कदम खुद ब खुद रुक गए। मैंने सांस रोकी और मजीद सुनने की कोशिश की। फिर वो भी। मुलाजिम कुछ कहते कहते रुका, जैसे किसी अनदेखी दीवार से टकरा गया हो। बस खामोश रहो, अगर मालकिन ने सुन लिया तो हम सब मुसीबत में पड़ जाएंगे। दोनों तेजी से वहां से हट गए। मैंने घबरा कर पीछे देखा। बरामदे के सुतूनों के साए में मुझे लगा जैसे कोई खड़ा था, शायद सुन रहा था, शायद देख रहा था, लेकिन अगले ही लम्हे वो साया गायब हो गया। मेरी उंगलियां मुट्ठी में सख्ती से भिज गई। इस हवेली में कोई ऐसा राज था जो सब जानते थे, सिवाय मेरे। हम्माद की हालत, मालकिन की सख्ती, मुलाजमों की खामोशी, सब एक दूसरे से जुड़ा महसूस हो रहा था। रात गहरी हो रही थी, मगर मेरे अंदर बेचैनी बढ़ती जा रही थी। मैंने तय कर लिया था कि अब खामोश नहीं बैठूंगी। जो कुछ भी था मुझे जानना था। ये राज मेरा रास्ता रोक रहा था और मैं इसे तोड़ने के लिए तैयार थी। मालकिन की नजरें हर वक्त मुझ पर जमी रहती। वो जहां से भी गुजरती ऐसा महसूस होता जैसे मुझे जांच रही हूं, मेरी हर हरकत को तोल रही हूं। पहले दिन जब मैं यहां आई थी वो बस एक मामूली नौकर समझकर मुझे नजरअंदाज कर चुकी थी, मगर अब उनकी आंखों में बेचैनी थी, जैसे मैं कोई खतरा हूं, जैसे मेरी मौजूदगी उनके लिए किसी अनदेखी मुसीबत का ऐलान हो। सुबह काम के दौरान मैंने महसूस किया कि वो बरामदे में खड़ी मुझे देख रही हैं। जब मेरी नज़र उन पर पड़ी तो फौरन रुख मोड़ लिया और अंदर चली गई, मगर वो लम्हा मेरे जहन में ठहर गया। रात को देर तक नींद नहीं आई। कमरे में लेटी करवटें बदल रही थी कि बरामदे से किसी के कदमों की आहट सुनाई दी। हवेली के इस हिस्से में इस वक्त कौन हो सकता था? आहिस्ता से दरवाजा खोलकर बाहर झांका तो मालकिन किसी से धीमी आवाज में बात कर रही थी। साया लंबा था, शायद कोई मर्द था, लेकिन अंधेरे की वजह से चेहरा साफ नहीं दिखाई दे रहा था। ये वही चेहरा है। मालकिन की सरगोशी की मानिंद आवाज आई। मेरा दिल जोर से धड़का। वही लड़की वापस आ गई है। उनके लहजे में खौफ और गुस्से का अजीब इम्तिजाज था। मेरे कदम खुद ब खुद पीछे हट गए। मेरा चेहरा? कौन सा चेहरा? मैं किसी की हमशक्ल थी? खून की गर्दिश तेज हो गई।
दिल जैसे बिजली की तरह धड़कने लगा। मैं जानती थी कि मैं किसी ऐसी हकीकत के दहाने पर खड़ी थी जिसे हवेली वाले मुझसे छुपाने की कोशिश कर रहे थे, मगर अब वक्त आ चुका था कि मैं पर्दे के पीछे की हकीकत को खुद देखूं। अब्बू कमजोर हो चुके थे, उनकी आवाज़ पहले से भी ज्यादा मध्यम हो गई थी। मगर जब मैंने वो सवाल किया जिसका बोझ मेरे दिल पर कई दिनों से था, तो उनकी आंखों में एक पुरानी तकलीफ उभर आई। मैंने उनके हाथ थामे जो फालिज के बाइस मजीद कमजोर हो चुके थे। अब्बू, क्या मेरी कोई बहन थी? अब्बू की सांसें अटकने लगी। माँ ने घबराकर पानी का गिलास आगे बढ़ाया, मगर उन्होंने हाथ के इशारे से इनकार कर दिया। आंखों में बरसों का बोझ था, जैसे वो ये कहानी खुद से भी छुपाते आए हों। हाया, उनके लबों से एक नाम निकला और मेरे दिल में एक शदीद धड़कन उभरी। तुम्हारी जुड़वा बहन थी ज़ारा। उनकी आवाज़ कांप रही थी। जन्म लेते ही उसे हवेली की पहली मालकिन की गोद में डाल दिया गया था, क्योंकि वो भी औलाद थी। मेरे दिमाग में जैसे धमाका हुआ। जुड़वा बहन? हवेली वाले उसे किस्मत वाली समझने लगे, क्योंकि जैसे ही वो वहां गई, पहली मालकिन उम्मीद से हो गई। मगर अब्बू की आवाज़ एकदम बोझल हो गई। वो बच्चा जन्म देते मर गई। माँ ने जल्दी से उनके कंधे पर हाथ रखा, मगर अब्बू की आंखों में वही दर्द था जो शायद बरसों से दबा हुआ था। मरने से पहले उन्होंने एक वसीयत की थी। अब्बू की सांसें बेतरतीब होने लगी कि अगर उनका बेटा हुआ तो तुम्हारी बहन से उसकी शादी करवा दी जाए। मेरी नजरें उनके चेहरे पर जम गई। दिल की धड़कन इतनी तेज थी कि मैं अपने कानों में महसूस कर सकती थी। फिर हम्माद पैदा हुआ। वो बड़ा होने लगा और तुम्हारी बहन को उसी हवेली में एक बेटी की तरह रखा जाने लगा। अब्बू ने नजरें झुका ली, मगर फिर साहब ने दूसरी शादी कर ली और जो औरत आई वो तुम्हारी बहन को हवेली की बेटी नहीं, एक नौकरानी समझने लगी। अब सब वाज़ेह हो रहा था, और जब वक्त आया कि हम्माद और हया की शादी हो तो सबने अपनी पुरानी रिवायात निभाई। मगर अब्बू की आवाज़ जैसे टूट गई। दूसरी मालकिन ने कभी उसे कबूल नहीं किया। मैं लरसती सांसों के साथ उन्हें देख रही थी। फिर एक दिन अब्बू की आंखों में आंसू भर आए। वो मर गई। सब ने कहा हादसा था, मगर मैं जानता था कि वो हादसा नहीं था। अब्बू का सर झुक गया और वो फूट फूट कर रोने लगे। मेरी आंखों में अंधेरा सा छाने लगा। मैं जो अपने वजूद को हमेशा एक मामूली नौकर की बेटी समझती रही थी, अब जान चुकी थी कि मेरी बहन उस हवेली की बेटी थी। वह हम्माद की बीवी थी, मगर उसकी मोहब्बत ने उसे कुछ नहीं दिया सिवाय एक दर्दनाक अंजाम के। हवेली का हर राज एक एक करके खुल रहा था, मगर अब मुझे एक आखिरी सच जानना था। आखिर हया की मौत कैसे हुई थी? हवेली में कदम रखते ही मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे मैं किसी कब्रिस्तान में आ गई हूँ। हर चीज खामोश, हर साया मुझ पर झुका हुआ। मुझे अब समझ आ रहा था, वो तस्वीर, वो दुपट्टा, वो सरगोशियाँ, ये सब हया की निशानी थी। मेरी बहन, जिसका नाम कभी उस हवेली में इज्जत से लिया जाता होगा, मगर अब सिर्फ एक माजी की धुंधली याद बना दिया गया था। मुझे मालूम था कि सच्चाई सिर्फ उन मुलाजिमों के चेहरों में दफन थी जो सालों से ये सब देख रहे थे। मैंने फैसला किया कि मैं किसी न किसी से असल हकीकत निकाल कर रहूंगी। रात देर से बावर्ची खाने में सफाई करते हुए मुझे वही बूढ़ी मुलाजमा नजर आई जो पहले भी मुझे वार्निंग दे चुकी थी। मैंने उसका रास्ता रोका। आंखों में इल्तिजा थी, मुझे सब कुछ बताओ। मेरी आवाज में कपकपाहट थी, मगर अज़म भी। मुलाजमा की आंखों में खौफ उभर आया। ये मत पूछो बीबी, ये मत जानना। मुझे जानना है, मैं तकरीबन चिल्लाई। मुलाजमा ने चारों तरफ नजर दौड़ाई, जैसे देख रही हो कि कोई सुन तो नहीं रहा। फिर मेरे करीब आकर सरगोशी की। हम्माद की माँ ने तुम्हारी बहन को मरवा दिया था। मेरा दिल जोर से धड़का। क्यों? क्योंकि वो बर्दाश्त नहीं कर सकती थी कि एक नौकर की बेटी हवेली की मालकिन बने। मेरी सांसें तेज हो गई। मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवेली की दीवारें मुझ पर गिर रही हैं। उन्होंने उसे कैसे मारा? मेरा गला खुश्क हो चुका था। मुलाजमा ने खौफ से सर झुकाया। किसी को कुछ पता नहीं। कुछ कहते हैं उसे जहर दिया गया, कुछ कहते हैं सीढ़ियों से गिरा दिया गया। बस एक दिन वो मर गई और हवेली में उसका नाम लेना भी मना हो गया। मेरी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा। हम्माद का चेहरा, उसकी वहशत, उसकी जिद, ये सब अब मुझे समझ आ रहा था। वो पागल नहीं था, वो सदमे में था। वो अपनी बीवी को खो चुका था, और जब उसने मुझे देखा तो शायद वो उस भूली बिसरी याद में खो गया था कि मैं वही हूँ। हम्माद अक्सर बरामदे में बैठा रहता, खला में घूरता रहता, या कभी कभी ज़ेरे लब कुछ बड़बड़ाता। वो दुनिया में होते हुए भी दुनिया से कहीं दूर था, किसी और वक्त, किसी और लम्हे में कैद। मैं अब समझ चुकी थी कि उसके पागलपन के पीछे सिर्फ एक गहरा जख्म था, एक ऐसा सदमा जो वक्त के साथ और भी गहरा हो गया था। मैंने फैसला कर लिया था
कि उसे इस धोखे से निकालना होगा। अगर मैं उसकी हकीकत बदल नहीं सकती तो कम से कम उसे धुंध से बाहर तो ला सकती थी। एक शाम मैंने उसे सहन में बैठे देखा। उसके हाथ में वही पुरानी तस्वीर थी जिसमें दुल्हन का चेहरा मिटा हुआ था। मैं आहिस्ता से उसके करीब जाकर बैठ गई। ये कौन है हम्माद? मैंने नरमी से पूछा। उसने चौंक कर मुझे देखा, फिर तस्वीर पर नजरें गाड़ दी। ये तुम हो? उसने सरगोशी की। नहीं, ये मैं नहीं हूं, मैंने धीरे से कहा। ये कोई और थी, है ना? हम्माद के माथे पर शिकने उभरी, जैसे उसके जहन में कोई भूली बिसरी याद जाग रही हो। नहीं, तुम मेरी दुल्हन हो। उसकी आवाज मध्यम थी, मगर उसमें यकीन था। मेरी आंखों में देखो हम्माद। मैंने उसका चेहरा अपने सामने किया। मुझे गौर से देखो, मैं वो नहीं हूं। वो लम्हा भर को मुझे देखता रहा। उसकी आंखों में उलझन थी, बेयकीनी थी, जैसे कोई ख्वाब आधा टूट चुका हो मगर अभी पूरी तरह बिखरा ना हो। नहीं, ये झूठ है, तुम वापस आ गई हो। उसने घबराकर सर झटका, जैसे मेरी बात को झुठलाने की कोशिश कर रहा हो। मैंने एक गहरा सांस लिया। तुम्हें याद है हया कैसी थी? उसकी आवाज कैसी थी? उसके हंसने का अंदाज, चलने का तरीका। हम्माद की आंखों में कुछ लरजने लगा, उसके होंठ कांपे और फिर उसने उस तस्वीर को मुट्ठी में दबा लिया। मुझे याद नहीं आ रहा। उसकी सांसें बेतरतीब हो गई। याद करो हम्माद, मैंने आहिस्ता से कहा। वो तुम्हारी दुल्हन थी, मैं नहीं। वो तस्वीर को घूरता रहा, फिर आहिस्ता आहिस्ता उसके चेहरे पर मायूसी उतरने लगी। मैं जानती थी कि ये एक दिन में मुमकिन नहीं था, मगर पहली दरार पड़ चुकी थी। हम्माद के ख्वाब को हकीकत में बदलने के लिए किसी ने उसे एक तवील धोखे में रखा था। मैं अब ये धोखा खत्म करने वाली थी, चाहे उसके लिए मुझे कितनी ही हकीकतें खोलनी पड़ती। हवेली के सबसे पुराने कमरे में जहां कोई कमी जाता था, सफाई के दौरान पुरानी अलमारियों को खंगालने लगी। अलमारी के सबसे निचले खाने में बोसीदा कपड़ों के नीचे एक मुड़ा तोड़ा लिफाफा नजर आया। कपकपाते हाथों से उसे उठाया, गर्द झाड़ी और खोला। अंदर एक पुराना जर्द पड़ा हुआ कागज था, जिस पर लरसते हुए हुर्फ में कुछ लिखा था। अगर ये खत कभी किसी को मिले तो समझना कि मैं खतरे में हूं। यहां सब कुछ ठीक नहीं है। मुझे लगता है कि कोई मेरे खिलाफ साजिश कर रहा है। मैं नहीं जानती कि मैं कब तक महफूज हूं, लेकिन अगर कुछ हो जाए तो सच को कभी दफन मत होने देना। हया। सांस रुक गई, उंगलियां कांपने लगी। कमरे की खामोशी जैसे मुझ पर हमला आवर हो गई। यह खत मेरी बहन का था। वो जानती थी कि कुछ गलत होने वाला है। उसे अपनी मौत का खतरा था और फिर वो मर गई, जैसे वो पहले से जानती थी कि ऐसा होने वाला है। खत मुट्ठी में सख्ती से दबा लिया। हवेली में जो कुछ भी हुआ था, अब यह साफ था कि यह कोई हादसा नहीं था। मालकिन ने उसे खत्म करवाया था। वही कातिल थी और वही इस सब के पीछे थी। आंखों में आंसू भर आए, मगर मैंने उन्हें गिरने नहीं दिया। ये वक्त रोने का नहीं था, बदले का था। मैं अब खामोश नहीं रहूंगी। यह खत अब एक सबूत था, एक हकीकत जो बरसों तक हवेली की दीवारों में कैद थी, मगर अब बाहर आएगी। मुझे ये सच सबके सामने लाना था, और सबसे पहले हम्माद को। वो सदमे में था, मगर उसे जानना था कि वो जिसे वो पागलपन में पुकार रहा था, वो कभी उसके करीब नहीं थी। वो उसकी मोहब्बत थी, उसके अपनों के हाथों कत्ल हुई थी। मैंने आंखें बंद करके एक गहरी सांस ली। खेल खत्म होने वाला था और अब पर्दा उठने का वक्त आ चुका था। हवेली में हर चीज पहले जैसी थी, मगर नहीं थी। हवा में एक अजीब सी घुटन फैल गई थी। मालकिन की नजरें पहले से ज्यादा तेज और खोजती हुई लगने लगी थी, जैसे उन्हें अंदाजा हो गया हो कि मैं कुछ जान चुकी हूं। मुलाजिमों की सरगोशियां खत्म हो गई थी। अब वो मुझे देखकर बातें करने से भी कतराने लगे थे। हवेली की दीवारों में एक बेनाम सा खौफ बसा हुआ था, और मैं जानती थी कि उसका मरकज मैं हूं। फिर एक दिन सब कुछ खुलकर सामने आ गया। दोपहर के वक्त मैं बावर्ची खाने में बर्तन धो रही थी। मालकिन तेज कदमों से अंदर दाखिल हुई। उनकी आंखों में वहशत थी, चेहरा गुस्से से सुर्ख था। तुम अभी और इसी वक्त ये हवेली छोड़ दो। उनकी आवाज कमरे में गूंज उठी। मेरे हाथ बर्तन पर जम गए। मैंने पलटकर उन्हें देखा। मैंने क्या किया बेगम साहिबा? मेरी आवाज मध्यम मगर मजबूत थी। तुम जानती हो तुमने क्या किया है? वो गुस्से से चिल्लाई। तुम यहां इसलिए आई थी कि अपने बाप का घर चला सको, मगर तुमने हवेली के मामलात में टांग अड़ाना शुरू कर दी। मैं मजीद बर्दाश्त नहीं करूंगी। मैं चुप खड़ी रही, मगर अंदर अंदर मेरा खून खौलने लगा। वो जानती थी कि मैं कुछ जान चुकी हूं, इसीलिए वो मुझे यहां से हटाना चाहती थी। चली जाओ अभी। उन्होंने हाथ से दरवाजे की तरफ इशारा किया। नहीं। आवाज दरवाजे के करीब से आई। हम दोनों ने चौंक कर देखा। हम्माद खड़ा था, आंखों में गैर मुतवक्के संजीदगी, चेहरे पर वही मासूमियत, मगर साथ में कुछ और भी। शायद पहली बार अपने हक के लिए खड़ा होने का हौसला।
ज़ारा कहीं नहीं जाएगी, उसने मजबूत लहजे में कहा। मालकिन का चेहरा सफ़ेद पड़ गया। शायद उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि हम्माद उनके खिलाफ खड़ा हो सकता है। मैंने हम्माद की तरफ देखा। उसकी नज़रें मुझ पर जमी थी, जैसे वो खुद भी पहली बार यकीन कर रहा हो कि वो कुछ ठीक कर सकता है। ये जंग अब शुरू हो चुकी थी। मालकिन का खौफ इस बात का सबूत था कि उनके राज बेनकाब होने वाले थे, और अब मैं अकेली नहीं थी। हम्माद के कमरे में नीम अंधेरा था। वो खिड़की के करीब बैठा खामोशी से बाहर देख रहा था, जैसे किसी गहरी सोच में हो। मैं आहिस्ता से उसके करीब गई और वो खत उसके सामने रख दिया जो मैंने पुराने सामान में पाया था। उसने हैरानी से मुझे देखा, फिर धीरे से खत उठाया। जैसे जैसे वो अल्फाज उसकी आंखों के सामने वाजे होते गए, उसके चेहरा बदलने लगा, उंगलियां लरजने लगी, सांस बेतरतीब हो गई। ये हया की तहरीर है। उसकी आवाज़ सरगोशी में बदल गई। मैंने हल्के से सर हिलाया। उसे मालूम था कि वो खतरे में है। हम्माद, वो जानती थी कि कुछ बुरा होने वाला है, और फिर वो मर गई। तुम्हें याद है कैसे? हम्माद के माथे पर शिकने गहरी हो गई। उसने आंखें बंद कर ली, जैसे कोई धुंधला ख्वाब याद करने की कोशिश कर रहा हो। मैं उस रात घर पर नहीं था। उसके लब कँपाए। मुझे बस इतना याद है कि जब मैं लौटा तो सब कह रहे थे कि वो सीढ़ियों से गिरी और उसका गला खुश्क हो गया। मैंने उसके हाथ पर हाथ रखा। तुम्हें मालूम है वो खुद नहीं गिरी थी। हम्माद की आंखें खौफ से फैल गईं, जैसे कोई भूली याद तेजी से लौट रही हो। उसने एक झटके से मेरी तरफ देखा। ये सब अम्मी ने किया? उसकी आवाज़ टूट रही थी। मैंने आहिस्ता से कहा, सच हमेशा सामने होता है, बस हम उसे देखने से इनकार कर देते हैं। रात के खाने के बाद मुलाजमा ने मेरे लिए दूध का गिलास रखा। रोज़ की तरह मैंने गिलास उठाया, मगर आज अजीब सा महसूस हुआ। दूध में हल्की सी बदबू थी, बहुत मध्यम मगर मुख्तलिफ। दिल धड़कने लगा। मैंने नज़र उठाकर देखा। मालकिन सामने बैठी थी, चेहरे पर हमेशा की तरह सख्ती, मगर आंखों में एक गैर मामूली चमक थी, किसी ऐसी जंग की चमक जिसे वो हर कीमत पर जीतना चाहती थी। गिलास होठों तक ले जा रही थी कि अचानक एक आवाज़ आई, बीबी ये मत पियो। सब चौंक गए। वही बूढ़ी मुलाजमा थी जो खौफजदा नज़रों से मुझे देख रही थी। मैंने गिलास फौरन मेज पर रख दिया। मालकिन के चेहरे पर एक लम्हे के लिए हैरानी उभरी, मगर वो फौरन संभल गई। ये पागल बुढ़िया क्या कह रही है? उनकी आवाज़ में ज़बरदस्ती का सुकून था, मगर अब सब कुछ वाजे हो चुका था। उन्होंने मुझे रास्ते से हटाने की कोशिश की थी, जैसे हया को हटाया था। मैं आहिस्ता से खड़ी हुई। अब बहुत हो चुका बेगम साहिबा, सच्चाई को दफनाने का वक्त गुजर चुका है। मालकिन की आंखों में एक पल के लिए खौफ झलका, मगर वो जल्दी से संभल गई। मगर मैं जानती थी कि अब उनका खेल खत्म हो चुका है। मैं पूरा सच सामने लाने के लिए तैयार थी, चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े। हम्माद के हाथों में वही खत था। उसकी उंगलियां लरज रही थी। वो बार बार अल्फाज को पढ़ रहा था, जैसे हर जुमले में अपनी जिंदगी का एक खोया हुआ लम्हा तलाश कर रहा हो। फिर अचानक उसने खत मेज पर दे मारा। आंखों में ऐसी वहशत उभरी जो मैंने पहले कभी नहीं देखी थी। उन्होंने उसे मारा। उसके लब कांप रहे थे। मेरी मां ने मेरी हया को मार डाला। हवेली में सन्नाटा छा गया। मैंने देखा मालकिन दरवाजे के करीब खड़ी थी, मगर आज उनके चेहरे पर वो रिवायती सख्ती नहीं थी। आज वहां खौफ था। हम्माद ने तेजी से आगे बढ़कर उनके सामने खड़े होकर कहा, यह सब तुम्हारा किया धरा है ना? तुम्हें मंजूर नहीं था कि एक नौकर की बेटी इस हवेली की बहू बने, इसीलिए तुमने उसे रास्ते से हटा दिया। मालकिन ने जल्दी से चेहरा सख्त कर लिया, मगर उनकी आंखों में एक लम्हे के लिए बेबसी झलक गई। ये सब बकवास है। नहीं, ये सच है। हम्माद की आवाज गूंजी, और अब सबको पता चलेगा। उसने मुलाजिमीन को इशारा किया, सबको इकट्ठा करो, मैं आज सबके सामने सच लाऊंगा। मालकिन ने एक कदम पीछे हटाया, मगर अब कोई रास्ता नहीं बचा था। हम्माद वो मासूम बुज़दिल लड़का नहीं रहा था जो सबके कहे पर चलता था। आज वो अपनी बीवी के कत्ल का इंतकाम लेने के लिए खड़ा था, और मैं जानती थी कि आज ये हवेली अपना सबसे तारीख राज उगलने वाली थी। हवेली के बड़े हॉल में सब जमा थे। मुलाजिम दीवारों के साथ खामोश खड़े थे, जैसे बरसों के दबे राज आज खुद ब खुद जिंदा हो रहे हों। हम्माद के वालिद हवेली के सरबरा अपनी मखसूस कुर्सी पर बैठे थे, मगर आज उनकी आंखों में हैरानी और बेचैनी थी। हम्माद ने कांपते हाथों से खत आगे बढ़ाया। ये पढ़िए अब्बू, यह हया का आखिरी खत था। उन्होंने खत थाम लिया। नजरें जैसे लफ्जों में पैवस्त हो गई। कमरे में गहरी खामोशी छा गई। चंद लम्हों के बाद उनके हाथ कांपने लगे, चेहरे का रंग सफेद पड़ गया। ये क्या है? उनकी आवाज शिकस्ता थी। हम्माद एक कदम आगे बढ़ा। आंखों में बरसों की दबी हुई आग जल रही थी। ये वो सच है जो सब ने मुझसे छुपाया। अम्मी ने हया को कत्ल करवाया था क्योंकि वो एक नौकर की बेटी थी,
क्योंकि वो इस हवेली की बहू बनने के लायक नहीं समझी गई। मालकिन के चेहरे पर जैसे सारे खून की गर्दिश रुक गई। उन्होंने कुछ कहने के लिए लब खोले, मगर अल्फाज साथ छोड़ गए। हवेली के सरबराह ने आहिस्ता से नजर उठाई। ये सच है? मालकिन ने एक लम्हे के लिए गर्दन झुका ली, फिर हार मानने के अंदाज में आंखें बंद कर ली। ऐसी औरत इस हवेली में नहीं रह सकती, इसे सजा दी जाएगी। हवेली के बुजुर्ग की गरजदार आवाज पूरे कमरे में गूंजी। मालकिन ने चीखना चाहा, मगर अब कोई सुनने वाला नहीं था। वो औरत जो हमेशा सब पर हुक्मरानी करती आई थी, आज खुद अपने अंजाम को पहुंच चुकी थी। हवेली अब वो जगह नहीं रही थी जहां मैंने कदम रखा था। हर दीवार जैसे बरसों के बोझ से आजाद हो चुकी थी। हवा में वो पुरानी वहशत नहीं थी, मगर मेरे दिल में एक बेनाम सी उदासी थी। हमाद सहन में खड़ा मेरी तरफ देख रहा था। उसकी आंखों में इल्तिजा थी, एक ऐसा जज्बाती तूफान जो लफ्जों में कैद नहीं हो सकता था। ज़ारा मत जाओ, उसने आहिस्ता से कहा। मैं तुम्हें खोना नहीं चाहता। तुम मेरी जिंदगी में उस वक्त आई जब मैं सब कुछ खो चुका था। मैं चाहता हूं कि तुम हमेशा मेरे साथ रहो। मैंने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में वही दर्द था जो बरसों पहले उसकी बीवी के बिछड़ने के बाद पैदा हुआ था, मगर मैं जानती थी कि वो मुझे नहीं, मेरी सूरत में हया को थामने की कोशिश कर रहा था। मैं तुम्हारा माजी नहीं हूं। मेरी आवाज़ धीमी मगर मजबूत थी। मैं हया नहीं हूं और मैं तुम्हारी खोई हुई खुशी का साया बनकर नहीं जी सकती। उसकी आंखों में आंसू चमकने लगे। लेकिन मैं तुम्हें चाहने लगा हूं सारा। मैंने हल्की सी मुस्कुराहट के साथ उसके हाथ पर हाथ रखा। कुछ रिश्ते हमारे नसीब में नहीं लिखे जाते, मगर उनका असर हमेशा रहता है। मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगी, लेकिन एक याद की तरह, एक ख्वाब की तरह। हमाद खामोश हो गया, जैसे पहली बार कबूल कर रहा हो कि कुछ चीजें हासिल नहीं की जा सकती। मैंने आखिरी नजर हवेली पर डाली, एक गहरा सांस लिया और अपने रास्ते पर चल दी। हवेली के तवील बरामदे अब खामोश थे। वक्त के साथ सब कुछ अपनी जगह पर आ चुका था, मगर कुछ खो चुका था। हमाद अब आजाद था। वो सदमा जो बरसों से उसके वजूद पर बोझ बनकर सवार था, अब खत्म हो चुका था। मगर आज़ादी हमेशा मुकम्मल नहीं होती। कुछ खला हमेशा बाकी रहते हैं। वो अक्सर सहन में बैठकर खला में घूरता रहता। कभी हवा चलती और वो चौंक कर दरवाजे की तरफ देखता, जैसे कोई आ रहा हो, मगर दरवाज़ा हमेशा बंद ही रहता। रात को वो लाइब्रेरी में बैठकर पुरानी किताबों के सफ़हात पलटता, मगर पढ़ता कुछ नहीं था। कभी खिड़की से बाहर देखता, कभी हवेली के दरो दीवार को। ज़ारा की आवाज़ अब यहाँ नहीं गूंजती थी, मगर वो उसे हर तरफ महसूस करता था। उसे ज़ारा के जाने पर गुस्सा नहीं आया था, बस एक खामोश सी उदासी थी, जैसे कोई ख्वाब हाथ से निकल गया हो। वो जानता था कि ज़ारा ठीक कहकर गई थी कि कुछ रिश्ते मुकद्दर में नहीं होते, मगर उनका असर हमेशा रहता है। वो ज़ारा को हासिल नहीं कर सका, मगर शायद ये ज़रूरी भी नहीं था। कुछ लोग ज़िंदगी में हमेशा रहने के लिए नहीं आते, बस ये सिखाने के लिए आते हैं कि ज़िंदगी कैसे जीनी है। और अब हम्माद ने जीना सीख लिया था। हया की मौत का जख्म भर चुका था, मगर ज़ारा की जुदाई का एहसास अभी भी उसके साथ था, किसी नामुकम्मल दुआ की तरह जो कभी पूरी नहीं होती मगर दिल से मिटती भी नहीं। शहर की गलियां तंग थीं, मगर उनमें आज़ादी की खुशबू थी। मैंने जब हवेली से कदम बाहर निकाला था तो दिल में एक अजीब सा बोझ महसूस हो रहा था, जैसे मैं अपने पीछे कोई नामुकम्मल कहानी छोड़कर जा रही हूँ। मगर यही हकीकत थी कि कुछ कहानियां कभी भी मुकम्मल नहीं होती। अब मैं एक नई जिंदगी में कदम रख चुकी थी, एक छोटे से घर में जहां कोई बड़ी दीवारें नहीं थी, कोई सुनहरी झाड़ फानूस नहीं, कोई हवेली की सख्त हवा नहीं। यहां मैंने अपने लिए एक नई पहचान बनाई। मैंने काम किया, अपने दिन खुद संवारे और अपनी रातों को अपने ख्वाबों के हवाले किया। मगर ख्वाबों में अक्सर एक ही चेहरा नजर आता, हम्माद। मैं अक्सर सोचती कि वो कैसा होगा। क्या वो अब भी वैसे ही बरामदे में बैठा होता? क्या उसकी आंखों में वही सवाल बाकी रह गए होंगे जो मैं छोड़कर आई थी? मुझे पता था कि वो अब भी मुझे चाहता है, मगर वो मोहब्बत थी या एक पुरानी याद का तसलसल, मैं कभी जान न सकी। मैंने उसे छोड़ने का फैसला खुद किया था और ये भी जानती थी कि मेरी जुदाई का दर्द उसे एक नए सदमे में धकेल देगा, मगर मैं वो खला कभी पूर्ण नहीं कर सकती थी जो हया की मौत ने उसके अंदर पैदा कर दिया था। हवेली अब भी वैसी ही होगी, उसके लंबे दरो दीवार, ऊंची मेहराबें, वही सरसराती हवाएं, बस शायद वहां अब एक खामोशी बसी होगी। कभी कभी मुझे लगता जैसे मैं हम्माद को वहां अकेला छोड़कर बेवफाई कराई हूं, मगर फिर मैं खुद को यकीन दिलाती कि कुछ मोहब्बतें सिर्फ यादों में जिंदा रहने के लिए होती हैं, ना कि साथ निभाने के लिए। हम्माद ने अब खुद को संभाल लिया होगा, या शायद आज भी उस हवेली में किसी वीरान कमरे में बैठा होगा, पुरानी तस्वीरों को देखता हुआ। शायद उसके दिल में आज भी एक खलिश हो कि अगर मैं रुक जाती तो क्या होता। मगर यही जिंदगी है,
कुछ सवाल हमेशा सवाल ही रह जाते हैं। एक दिन जब मैं बाजार में थी, एक जाना पहचाना साया करीब से गुजरा। मैंने पलट कर देखा, मगर वो नजरों से ओझल हो चुका था। शायद वहम था, शायद हकीकत, मगर मेरे दिल ने एक लम्हे के लिए धड़कना छोड़ दिया। शायद ये मोहब्बत कभी खत्म नहीं होगी, बस वक्त के साथ धुंधला जाएगी। जैसे पुरानी तस्वीरों में चेहरे मिट जाते हैं, मगर उनके नकूश हमेशा दिल में नक्श रहते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।